30 जनवरी 1948 की शाम इतिहास को अवाक कर देने वाला वो पल जैसे समय में स्थिर होकर रह गया। कई बरसों बाद फिल्मकारों ने उस पल को फिर से पकड़ने की कोशिश की। प्रणाम। नमस्ते। Brother, Bapu is already late for prayers. Oh God. Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. लेकिन ये बात है ना कि अगर सिख मुझको मारे कि मुसलमान मारे कि कोई हिंदू मारे कि कोई भी हो, मुझको जो निरपराध आदमी मैं मानता हूँ उसको मार कर क्या करें। अगर मैं अपराधी भी हूँ तो मैं जानता नहीं हूँ ऐसा हूँ। इसलिए मैं कहूँगा कि ईश्वर उनका भला करे। भला करने का मानना ये हो गया कि उसको सन्मति दे। मरते हुए महात्मा को याद करते हुए आज उम्र की 8वीं दहाई में पहुंच चुके वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त अपने आंसू नहीं रोक पाते। वो उन चंद जीवित बचे लोगों में से हैं जो 30 जनवरी की शाम बिरला भवन की प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी की हत्या के गवाह बने। हत्यारा नाथूराम गोडसे उनके पास ही खड़ा था। हमने देखा, नोट किया था, एक घुटा हुआ सिर वाला, सिर घुटा हुआ था और फौजी उसने वर्दी पहनी हुई थी, खाकी सी, और बहुत टेंस, मेरे से 3-4 आदमी छोड़ के खड़ा था। तो निकाल करके उसने पिस्तौल मारी, सामने खड़े हो सीधे मारी। हमको समझ भी नहीं अभी क्या कर रहा है। झुका और झुकते ही उसने लगा दिया। तो जब ठा हुआ तो गिर गए, तो लोगों ने तो उनकी तरफ गड़े, हम उस अकेले गांधी को देख रहे थे। अकेले लेटा हुआ था, एक उनके साथ बगल में थी, तो हमको तो उसकी बुझती आंखें ही रोलिंग आईज। एक घुटना उनको ऊपर था, लात एक लंबी थी, पर ऐसे पड़े थे। उसके बाद फिर चल पड़े। वो 30 जनवरी मार्ग से पैदल फिर वापस यूनिवर्सिटी गए। हम लोग तो बाहर थे। हम फिर जब निकले हैं तो हमने बियाबान देखा। दिल्ली की सड़कों पर कोई नहीं था, खाली हो गई थी, ढाबे बंद हो गए थे। कितनी जल्दी फैसला होता है। तब हमको पता लगा कि ये कौन था। कितने गहरा हिंदुस्तान की तो उसके अंदर। इस हमले से 10 दिन पहले 20 जनवरी 1948 को भी जैसे महात्मा को चेतावनी दी गई थी। वो प्रार्थना स्थल पर प्रवचन दे रहे थे कि पाकिस्तान से आए मदन लाल पाहवा नाम के एक शरणार्थी नौजवान ने बम विस्फोट कर दिया। आखिर की एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। सुना मैंने, आज सुना, अखबार तो कहीं भी चलता है। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। महात्मा गांधी को एहसास था कि मदन लाल पाहवा और नाथूराम गोडसे जैसे नौजवान अकेले नहीं थे। उनके पीछे एक पूरी विचारधारा काम कर रही थी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हम उनके लिए तो ऐसा ही मांगे, और पीछे जो उनके पीछे पड़े हैं, जो उनको मदद देने वाले पड़े हैं, और जिसका वो हाथ बन गया नौजवान, उसको तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा न करें। इससे हिंदू धर्म बचने वाला है ही। मेरा तो दावा है कि अगर हिंदू धर्म को बचना है इस दुनिया में, तो जो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे कामों से हिंदू धर्म बच सकता है।
गांधी की हत्या के बाद हिंदुत्ववादियों की चौतरफा धरपकड़ शुरू हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर सहित सैकड़ों स्वयंसेवकों को जेल में बंद कर दिया। लेकिन आरएसएस के नेता लगातार कहते रहे हैं कि नाथूराम गोडसे का संघ से कोई लेना देना नहीं था। आरएसएस प्रवक्ता राम माधव: देखिए, इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। नाथूराम गोडसे वाला प्रकरण बहुत दशाब्दियों पहले समाप्त हो चुका था। उनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था। गांधी जी की हत्या से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं था। जिनको आरएसएस के विषय में और कोई बहस करना ही नहीं है, वो लोगों को बार बार गांधी जी की हत्या एकमात्र मुद्दा बच जाता है। हमारे लिए गांधी जी के विचार गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के पहले भी महत्वपूर्ण थे, बाद में भी आज तक महत्वपूर्ण रहे। आज अगर भारत के अंदर अगर किसी एक आंदोलन को आप देखेंगे जो गांधी जी के कई आदर्शों को अपने ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हो, वो केवल हिंदुत्व आंदोलन है। लेकिन संघ परिवार के प्रखर आलोचक और वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी प्रतिवाद करते हैं कि हिंदुत्व की ताकतें हमेशा गांधी विरोधी रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होने के बाद से भारत के हिंदुत्ववादी गांधी के सामने कहीं टिक नहीं सके थे। विभाजन ही एक ऐसा मौका था जो सांप्रदायिक कारणों और सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, और इन हिंदुत्ववादियों को लगता था कि ये समय है जब गांधी को अपने रास्ते से हटाकर हम उनके द्वारा किए गए भारतीय राष्ट्रीयता को नष्ट करके उसकी जगह हिंदू राष्ट्रीयता को स्थापित कर सकें। हिंदुत्ववादियों का ये उस वक्त 25 साल से ज्यादा का सपना था, लेकिन गांधी की मृत्यु ने उनको इस देश में जिस तरह से बदनाम और जनता की सहानुभूति से अलग किया है, उसका परिणाम आप आज तक देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी मानते हैं कि गांधी की हत्या के बाद आम जन हिंदुत्ववादियों से दूर हो गए। लोगों का रवैया बहुत बदल गया। लोगों ने इनको हथियारा देखा। लोगों ने कहा इन्होंने तो गांधी जी का हत्या कर दी। लोगों ने समझा, देखिए अगर महात्मा जी को भी ये मार सकते हैं तो ये किस किस्म के लोग हैं। इसलिए लोगों ने इनका कोई थोड़ा भी जो लोग थे इनके साथ वो चले गए। तो फिर इसीलिए हम देखते हैं कि फिर 50-60 और टिल इमरजेंसी में जो भी इलेक्शन होते हैं उनमें इनकी ताकत इनकी पार्लियामेंट में 10 से ज्यादा डबल डिजिट में नहीं होता था। खुद महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी मानते हैं कि हिंदुत्ववादियों की नजर में गांधी एक कैंसर की तरह थे, जिसे काट कर निकाल फेंकना उनके लिए जरूरी हो गया था। उनकी विचारधारा के अस्तित्व को सबसे बड़ी चुनौती गांधी था। उस वक्त तक ये उनका एहसास भी था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो वापस जो हमारी एक कास्ट सिस्टम है उसमें जो उच्च वर्णीय है उनके हाथों में सत्ता आएगी, उनका वर्चस्व रहेगा और वैसा एक हिंदुस्तान वो बनाएंगे जहां बाकी के सब लोगों को सब्जुगेट करेंगे। उनका आइडियल हिटलर था जिसने अपने मेन काम्प में वो पूरा एक सेट करके रखा था। तो उनके लिए तो गांधी बहुत ही बड़ा खतरा हो गया था, क्योंकि ये आदमी था जो पूरा ऑब्लिटरेट करके एक पूरा एक ऐसी सोसाइटी बनाने जा रहा था जहां बर्थ के किसी चीज को कोई अहमियत ही ना रहती। तो नाथूराम गोडसे, और मैं नाथूराम गोडसे का जब जब नाम लूंगा तब मैं ये उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे जो पूरी एक विचारधारा जो गोडसेवाद था जो आज भी पनप रहा है उसकी बात करूंगा कि उस विचारधारा के लिए ये आदमी एक कैंसर था जिसे काट के निकालना ही उनके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी था। लेकिन गांधी के साथ हिंदुत्व की विचारधारा का द्वंद्व उनकी हत्या के बाद भी खत्म नहीं हुआ। 60 साल पहले गांधी की हत्या तो कर दी गई, लेकिन हिंदुत्व के लिए मृत गांधी जीवित गांधी से ज्यादा मजबूत साबित हुए। आरएसएस के सिद्धांतकार देवेंद्र स्वरूप: आरएसएस का ये निश्चित मत है कि गोडसे ने उस समय पर अपनी भावनाओं के आवेश में आकर के जो कदम उठाया वो हिंदू समाज के लिए बहुत महंगा बैठा। गांधी डेड
proved to be stronger than Gandhi alive. जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वो खोखलो बोलो, रावण और डोलवा लागे हम बोलो जय जय। गुजरात में फरवरी 2002 के दौरान भड़के मुस्लिम विरोधी दंगों में संघ परिवार के लिए गांधी और उनकी अहिंसा की विचारधारा एक बार फिर बहुत बड़ी उलझन और चुनौती बनकर सामने आई। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री प्रवीण तोगड़िया ने तब एक जनसभा में ये ऐलान किया, ये देश में महात्मा गांधी की विचारधारा चल रही है। हमने 28 तारीख को महात्मा गांधी को अपने घर में ताले में बंद कर दिया था। या तो तुम गजनी छोड़ दो या हम गांधी को छोड़ देंगे। और जब तक ये धरती पर गांधी की अहिंसा की विचारधारा, मुसलमानों के सामने घुटने टेकने की विचारधारा हम नहीं छोड़ेंगे, आतंकवाद नहीं निपटेगा। मेरे भाइयों, हमें गांधी को छोड़ना होगा। आरएसएस के प्रवक्ता राम माधव से मैंने पूछा कि आपका दावा है कि हिंदुत्व आंदोलन ही गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन प्रवीण तोगड़िया जैसे संघ के स्वयंसेवक गांधी के खिलाफ आग उगलते हैं, ऐसा क्यों? जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसी बयान उन्होंने कभी नहीं दिया है। और संघ का जो प्रातस्मरण है जिसमें गांधी जी का नाम है, उसका स्मरण हम सभी के साथ वे भी हर दिन करते हैं। उनके इस बयान का टेप मेरे पास मौजूद है। अरे ऐसा अगर कोई है तो उस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। गांधी जी के कई विचार आज भी हमारे लिए बहुत मान्य है, इसलिए हमने उनको प्रातस्मरण में भी रखा है। हम उनके विचारों के इस पर हम चल भी रहे हैं। गांधी और अंबेडकर जैसे नेताओं को संघ की प्रातः स्मरणीय महापुरुषों की सूची में रखा जरूर गया है, लेकिन बंटवारे और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आरएसएस से जुड़े नेता आज भी गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं। बजरंग दल के अखिल भारतीय संयोजक प्रकाश शर्मा, बंटवारे के समय जिस प्रकार का हिंदू समाज ने जुल्म झेला और उस समय जो गांधी जी का रोल है, वह निश्चित रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए और सबके सामने लाया जाना चाहिए। उनकी कई कमजोरियां, देखिए मनुष्य सभी हैं, महात्मा गांधी महात्मा हैं, उनके साथ नाम जुड़ गया, कुछ अच्छी बातें रही होंगी और बहुत से कारणों से लोगों ने नाम जोड़ा होगा, लेकिन आजादी के आंदोलन के संदर्भ में उनकी भूमिका पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने मस्जिदों की रक्षा की, बहुत सी बातें ऐसी है जो इस समय पेपर सामने हो तो और भी चर्चा के साथ उसको जोड़ा जा सकता है। बहुत सी बातें हैं हिंदुओं के बारे में, उनके विचार, फिर मुस्लिमों को खुश करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आखिर वंदे मातरम क्यों छोड़ा गया? महात्मा गांधी के रहते हुए वंदे मातरम राष्ट्रगीत नहीं बन सका, महात्मा गांधी के रहते हुए भगवा इस देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं बन सका, जबकि सर्वसम्मति से फ्लैग कमेटी ने उसको राष्ट्रीय ध्वज घोषित करने की बात की थी। कैसे वंदे मातरम निकल गया, कैसे खिलाफत आंदोलन के समर्थन की बात आ गई, और कैसे जिस प्रकार का वातावरण यहाँ के मुस्लिम समाज ने डायरेक्ट एक्शन की बात की। आखिर महात्मा गांधी ने इस देश के लोगों को वचन दिया था कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, कैसे बन गया? कौन दोषी है इसके लिए? इसका जवाबदेह कौन होगा? उस दौर में आरएसएस से जुड़े और 60 के दशक में भारतीय जनसंघ के नेतृत्व में रहे बलराज मधोक भी गांधी पर ही उंगली उठाते हैं। जिस ढंग से उन्होंने पार्टीशन को माना और फिर उसके बाद जो लोग आ रहे थे उनके बारे में उनकी सिम्पथी नहीं थी। उनकी सिम्पथी यही थी कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान में रह गया है वो आराम से रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। तो एक फीलिंग पैदा हुई थी कि ये आदमी हिंदुस्तान का है, ये पाकिस्तान का है। और उस समय मुझे लगता था कि उनके बारे में कोई रिस्पेक्ट नहीं रही थी, और यदि नेचुरल डेथ होती, उनकी कुदरती मौत होती, तो उस समय उनके मरने पर किसी को बड़ा अफसोस भी ना होता। मगर जिस ढंग से उनकी हत्या हुई, डेथ हुई, उसके कारण उनको एक नया जीवन मिल गया। तो मेरे दिमाग में ये था कि ये आदमी जो जीरो हो चुका था उसको इस हत्या ने फिर हीरो बना दिया है, वो फिर उसका लाभ उठाया जाएगा। और वो जो मेरे मन में विचार आया था वो विचार ठीक सिद्ध हुआ, गवर्नमेंट ने और लोगों ने उसका वही लाभ उठाया। और लगभग इसी तरह नाथूराम गोडसे ने भी अपने इकबालिया बयान में महात्मा गांधी को हिंदू समाज की परेशानियों का जिम्मेदार ठहराया था। विचारों की इन समानताओं के बावजूद गोडसे को पूरी तरह स्वीकार या पूरी तरह अस्वीकार करना संघ के लिए असमंजस का विषय बन जाता है। देवेंद्र स्वरूप, नाथूराम गोडसे के जो विचार हैं वो उसके एक्सट्रीमिस्ट विचार थे। वो तो उसने तो संघ पर भी ये आरोप लगाया था। संघ से जो नाथूराम गोडसे 1939 में अलग हुआ, उसके पीछे भी उसका यही तर्क था कि संघ जो है ये कुछ
काम नहीं कर रहा है, केवल लाठी भांजता है, केवल कसरत करता है, केवल चाका लगाता है, इसके अंदर कोई भी तेजस्विता नहीं है। संघ पर भी उसका नपुंसकता का आरोप था। आरएसएस से अब दूर हो चुके और हिंदुत्व की राजनीति से किनारे कर दिए गए बलराज मधोक बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोडसे को क्यों खारिज किया। आरएसएस वाले उस समय अपने आप को नाथूराम गोडसे के साथ जोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि इससे हम पर हानि होगी, हमको पकड़ेंगे ये, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को नाथूराम गोडसे से डिस्टेंस करना चाहा, अपने आप को दूर रखना चाहा, और वो नीति जो है आज भी चल रही है। आज भी उन्होंने प्रातः स्मरण में गांधी का नाम तो ले लिया है, पर गोडसे का नाम नहीं है। संघ की प्रातः स्मरण प्रार्थनाओं में गोडसे का नाम नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर संघ गोडसे को खारिज करता है। लेकिन ये सवाल संघ के नेताओं के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है कि गोडसे का नाम संघ के प्रातः स्मरणीय लोगों में क्यों शामिल नहीं है। बजरंग दल के अखिल भारतीय संयोजक प्रकाश शर्मा। नहीं, मुझे लगता है कि इस बारे में ये एक बड़ा विचारणीय विषय है, और कि प्रातः स्मरण में कौन हो, प्रातः स्मरण की रचना संघ ने नहीं की है। प्रातः स्मरण और ये जो सारे श्लोक है वो परंपरा से चले आ रहे हैं। अम्बेडकर और गांधी उसमें बाद में आए। नहीं, तो जिन लोगों ने जोड़ा है, मेरा ये कहना है कि ये घटना घटी, उसको जिस घटना के साथ सरकार ने महिमा मंडित जिस प्रकार से कर दी है, इसलिए शायद उनका स्थान नहीं आ पाया उसमें। मैं तो ये कह रहा हूं कि तरीके पर आपत्ति लोगों को हो सकती है, लेकिन नाथूराम गोडसे ने कोई व्यक्तिगत विद्वेष के कारण ऐसी घटना की, ऐसा मैं नहीं मानता। देश के प्रति उनके मन में पीड़ा थी, रास्ता उनको जो उस समय उचित लगा वो उन्होंने अपनाया। और ये बात मानने वालों में संघ के विचारक और सिद्धांतकार भी शामिल हैं कि गोडसे ने गांधी हत्या किसी निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं की। देवेंद्र स्वरूप। ये बात माननी पड़ेगी कि नाथूराम गोडसे ने जो काम किया वो सेल्फलेस स्पिरिट से किया, उसमें उसका अपना निजी स्वार्थ नहीं था, और उसको ये भी स्पष्ट रहा होगा कि जो वो करने जा रहा है उसके बाद उसको फांसी लगेगी, ये भी उसको स्पष्ट रहा होगा। तो ये जो उसकी स्पिरिट है उसको तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सावरकर की राजनीति, सावरकर की सारी क्रांतिकारिता कायर षड्यंत्र करने वाले भगोड़े आदमी की थी, और ऐसे आदमी का शिष्य नाथूराम गोडसे है। उसको ये कहना कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा था, अपने लिए नहीं करने वाले तो बहुत से सिरफिरे होते हैं, क्या उन्हें आप क्रांतिकारी कहेंगे? पत्रकार प्रभाष जोशी का सवाल। एक और गोडसे को पूरी तरह खारिज करना और दूसरी ओर गांधी की हत्या को निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म बताना। आखिर हिंदुत्ववादी राजनीति में ऐसा द्वंद्व क्यों है? महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी कुछ ऐसी राय रखते हैं। जब भी कोई एक संगठन किसी हथियार का इस्तेमाल करता है कोई एक अपना एजेंडा पूरा करने के लिए, तो उसकी फितरत होती है कि उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको वो फेंक देते हैं। मैं माफी चाहूंगा सुनने वालों से ये उदाहरण देते, लेकिन उसको वो लोग कंडोम की तरह यूज करते हैं कि उसका इस्तेमाल एक बार होता है फिर उसको खुदगर्ज की तरह भुला देते हैं। लेकिन नाथूराम गोडसे के लिए जो भक्ति मैंने देखी है संघ परिवार के अंदर, तो मैं जानता हूं कि किस हद तक वो लोग उसको चेरिश करते हैं, क्योंकि जब मी नाथूराम गोडसे बोलते हुए ड्रामा हुआ था और उसमें जिस आर्टिस्ट ने नाथूराम गोडसे की भूमिका निभाई थी, उसको लोग जाके पैर छूते थे, उसकी आरती करते थे, उसकी पूजा करते थे। तो सीक्रेटली वो करते हैं। ये लोगों में करेज नहीं है। इकतीस जनवरी 1948 को दिल्ली की सड़कों पर हजारों हजार लोग उमड़ आए थे 20वीं शताब्दी की एक ऐसी शख्सियत को आखिरी विदा देने, जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मांस का एक ऐसा पुतला कभी इस धरती पर रहा था। Well, now the ceremony moves on, and as I'm speaking, the first flames have begun to lick the sandalwood. It's
been lighted, and it's a very moving moment as Devadas Gandhi stands hands folded at the head of his father's bier, and the Pandit on the right of him. उन्हें अंतिम विदा कहने वालों में वो नौजवान देवदत्त भी था। ये जुलूस बड़ा प्रतीकात्मक था। नेशन स्टेट ने गांधी को टेक ओवर कर लिया था। वो मील पत्थर था वो फ्यूनरल। हम लोग, जनता के लोग दूर से उसको देख रहे थे, और वो एक मिलिट्री की गाड़ी पर एक अहिंसा को प्रचार करने वाला व्यक्ति, राज्य सत्ता ने उसको हथिया लिया था। गांधी को इस दुनिया से गए आज 60 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन विचारों का द्वंद्व शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। ये देश में महात्मा गांधी की विचारधारा चल रही है। मेरे भाइयों, हमें गांधी को छोड़ना होगा। भगवान जी जब मेरी परीक्षा करनी है तब वो करेगा, और तब भविष्य में आप लोग कह सकेंगे कि वो तो बम फूटा, मर भी गया, लेकिन तो भी हंसता ही था। कैसी लगी आपको राजेश जोशी की ये विशेष प्रस्तुति, हमें जरूर बताइएगा।